हरियाणा में ये माना जाता है कि कांग्रेस मतलब हुड्डा जी और हुड्डा जी मतलब कांग्रेस। तो दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे तो 1100 वोट के ऊपर 1100 के ऊपर सिमटेंगे। कहाँ से चुनाव लड़े? मैं विधानसभा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। किरण चौधरी के जाने का कितना नुकसान आप समझते हैं? किरण चौधरी वहाँ जाकर के आपको अपनी टिकट के लाले पड़ जाएंगे, उसके भी कागज पाड़ करके फेंक दिए जाएंगे। और लोकसभा में हाफ थे और विधानसभा में साफ हैं। अजय सिंह चौटाला जिसने किसान आंदोलन को बीमारी बताया था, शैलजा कुमारी कुछ कह रही हैं, हुड्डा जी की जुबान कुछ कह रही है। यही हरियाणा स्टेट था जिसको एजुकेशन हब माना जाने लगा था। आज वो डिफॉल्टरों की सूची में आ जाती है। कन्या भ्रूण हत्या के केसेस हरियाणा में ही सबसे ज्यादा क्यों? जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। उस परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और इन दिनों देश के अंदर में हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के काफी गर्मा गर्मी है। भाजपा जो है वो हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, ये हवा है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मुश्किल से 2 महीने का टाइम नहीं लगेगा आपको ये सारी चीजें खत्म होकर के, और नई चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार, द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मानचंदा। आज उन विषयों पर बातचीत होगी जिन विषयों का सीधा सरोकार आपसे है। आपका सीधा सरोकार आपके गृहिणियों से है, आपका सीधा सरोकार राजनीति से है। आज हम इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो शख्सियत शामिल हो रही हैं, वैसे तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे उनको रूबरू करवाएं। आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शख्सियत शामिल हो रही हैं, उनका नाम है स्वामी आदित्य वेश। स्वामी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत। स्वामी जी, स्वामी दयानंद, आप उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जा रहे हैं। जी, भ्रूण हत्या पे उनका एक विशेष ध्यान रहा, उन्होंने बहुत काम किया। निश्चित तौर के ऊपर पे आपकी संस्था भी उसके ऊपर पे काम कर रही है। आगे क्या लगता है आपको, क्या समाज बदल गया? निश्चित तौर पे आज से वर्षों पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी और ऋषियों मुनियों की जिस परंपराओं की पुनर्स्थापना का जो प्रयास किया था, उसकी आज भी आवश्यकता है। और शायद उन्हीं मान्यताओं की पुनर्स्थापना के प्रयास के लिए उन्होंने आर्य समाज गठित किया। और आर्य समाज गठित करने के बाद जिस जिस परिस्थिति में इस देश को जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने वैसी भूमिका निभाई। आपने एक शब्द प्रयोग किया, कन्या भ्रूण हत्या। सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या नहीं, उससे पहले यदि हम जाते हैं पीछे की तरफ जा कर के देखते हैं, तो उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रों न धीयताम के यहाँ नारे लगाए जाते थे कि शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के अंदर से वो निकाल करके चीज़ें लोगों के सामने रखी, जिसमें कहा था यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। इस वेद के पवित्र मंत्र को बोलने का, सुनने का, कहने का, देखने का सबको अधिकार है, चाहे कोई वो महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी जाति विशेष में पैदा हुआ है, जो आजकल समाज में तथाकथित तौर पे कही जाती हैं। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की थी। और वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत आगे तक चली, चाहे पर्दा प्रथा की बात हो उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे दहेज प्रथा की बात हो उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे सती प्रथा की बात हो उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे छुआछूत की बात हो, चाहे उसको दूसरे दर्जे का मानने की बात हो। इन सब के खिलाफ जो है महर्षि दयानंद ने वेदों को प्रमाण मान करके लोगों के सामने वो बातें रखी और कहा कि माँ जो है वो तो निर्माण करने वाली होती है, माता निर्माता भवती। माँ निर्माण करने वाली होती है, वो बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। और वो आज भी आवश्यक मुझे लग रही है। जिस समाज में हम लोग रहे हैं, भले ही आज पढ़ाई में बेटियां बहुत आगे हैं, उस समय जिन लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती का ये कह करके विरोध किया कि भाई जो लोग बेटियों को पढ़ाते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में आज भी ये पंक्तियाँ इतिहास में दर्ज हैं कि भाई जो बेटियों को पढ़ाते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं। ये शब्द उसमें प्रयोग किए हैं। परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती का उस समय विरोध किया बेटियों के मामले में, आज उन लोगों के सबसे ज़्यादा कन्या विद्यालय हैं। ये महर्षि दयानंद जी की कई बार मैं कहता हूँ कि ये मौन विजय है, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पर आज जो है बेटियों के साथ निश्चित तौर पे दूसरे दर्जे का व्यवहार समाज में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं माँ के गर्भ में जांच करवा करके और ये मान करके कि नहीं ये तो लड़की है, लड़की नहीं चाहिए, इसलिए लोग उसको जो है अबॉर्ट करवा देते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ चली, ऐसी परिस्थितियों में भी ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने ये संकल्प लिया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 2005 में महर्षि दयानंद जी का जो जन्म स्थान है टंकारा, वहाँ से फिर एक यात्रा निकाली, सर्वधर्म जन चेतना यात्रा, जिसमें सभी मजहबों के लोग शामिल हुए। और
1 नवंबर 2005 को यात्रा प्रारंभ हुई। 15 नवंबर 2005 को वो यात्रा जलियांवाला बाग में पहुंची। वहां जाकर के ये संकल्प किया कि एक शंखनाद दिन बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए करना चाहिए। तो ये उसकी थोड़ा सा आर्य समाज, आर्य समाज देखिए जैसे अन्य एक दर्शन है, इसको मैं भी एक दर्शन ही मानता हूँ। जैसे जैन दर्शन है, वेदांत दर्शन है, इसी तरीके से आर्य समाज एक दर्शन है। आर्य समाज दर्शन को अगर हम और नज़दीक से देखते हैं तो जैसे चूंकि आप भी हरियाणा से आ रहे हो और हरियाणा में आर्य समाजी एक जन समुदाय जो है वो काफ़ी संख्या में पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हरियाणा के अंदर ही इस समय पर अगर हम देखते हैं तो पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कन्या भ्रूण हत्या के केसेस हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा क्यों? निश्चित तौर पे एक ये समस्या है और ये कहीं ना कहीं बीच का जो दौर रहा उसमें अज्ञानता रही, महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रहा, उसका ये परिणाम है कि ये सारी चीज़ें वहाँ भी देखने को मिलती हैं। आपको दिल्ली में भी वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, पंजाब में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और जहाँ बारीकी से हम लोग और जगह भी देखते हैं तो वो दिखती हैं। और हरियाणा तो शायद मुझे लगता है टारगेट पे इसलिए भी आया क्योंकि चाहे सामाजिक संगठन थे, बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री जी जो है 2014 में हरियाणा में गए और उन्होंने कहा भाई बेटियां हमें बचानी चाहिए। पर हम लोग तो और उनसे 10 साल पहले जाकर के गुजरात में महर्षि दयानंद जी के जन्मस्थान पे कहा कि बेटियों को बचाना भी है और आगे लेकर के भी जाना है। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो एक परिवेश रहा माहौल में, ये पुरुष प्रधान जो समाज हम लोग बोलते हैं उसकी मानसिकता की वजह से ये चीज़ें रही। और भले ही हरियाणा टारगेट पे रहा पर पूरे अपन अगर खास करके उत्तर भारत की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आज भी समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे का मानते हैं, और उसी वजह से हमारे जैसे लोगों को सामने खड़ा होना पड़ता है कि नहीं वो दूसरे दर्जे की नहीं है। बेटियां तो दिल्ली का दीपक होती हैं, आप दिल्ली के बीच में उसको रखिए तो दोनों तरफ प्रकाश फैलाती है। वो तो बेटियां तो 2 कुलों की शान होती है, इस कुल के लिए भी अगले कुल के लिए भी जो है वो शान है। तो इसलिए आज उनको बराबर का दर्जा देने का की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ उनको बराबर का दर्जा मिला बेटियों ने अपने आप को साबित करके भी दिखाया। पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स को देख लीजिए, ओलंपिक्स के मेडल को काउंट कर लीजिए, उनमें बेटियां कहीं पर भी कम नहीं हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बेटियां और बड़ा काम करेंगी। और मैं तो हरियाणा में कई जगह देखता हूँ बेटी का नाम रखा अंतिम, बेटी का नाम रखा अंतिम, पर वो जब एशियन चैंपियनशिप के लिए खेलने के लिए जाती है तो वो फर्स्ट आती है। जी। तो ये एक जो प्रारूप और जो मानसिकता लोगों की बदल रही है, ये एक सही दिशा में चल रहा है। निश्चित तौर पे हरियाणा के माथे पर ये कलंक था। हमारे जैसे बहुत से साथी जो है हरियाणा लेवल पे भी, पूरे देश के लेवल पे भी लगे हुए हैं, और इस कलंक को मिटा करके इस साथी जो है वो आगे बढ़ेंगे। भी हिंदू की एक शाखा है? नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने कहा, स्पष्ट ये लिखा कि मेरा कोई नया मत, पंथ, मजहब बनाने का कोई विचार नहीं है। जो ऋषियों से लेकर के आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुरूप मुझे आगे का काम बढ़ना है। क्योंकि अगर आप हिंदू की व्याख्या को ढूंढने लगेंगे तो हिंदू शब्द कब प्रचलित हुआ, ठीक है ना, ये तो बहुत थोड़ा सा एक एरिया है। यदि आप पूरे महाभारत में भी चले जाएंगे, महाभारत तो मुश्किल से 5200 साल पहले की बात है, पूरे महाभारत में भी कहीं पर भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा देखने को, वहाँ आर्यपुत्र मिलेगा। ठीक है, आर्यपुत्र शब्द का जो है बहुत जगह मिलेगा, और यही आर्यपुत्र जो है रामायण में भी मिलेगा, जो और बहुत लंबा एक पूरा पीछे का बहुत इतिहास बहुत पीछे चले जाएंगे तब तक का है। तो हिंदू शब्द तो बहुत बाद का है। और चाहे जैन की बात हो, चाहे बौद्ध की बात हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात हो, चाहे सिखिज़्म की बात हो, ये मुश्किल से 4000 साल से पीछे पीछे के सभी हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कोई आर्य समाज हिंदू समाज का ही एक कोई संगठन है या उसका ही एक अंग है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो हिंदुत्व की जो विचार हैं उससे प्रभावित वो एरिया है, जो क्योंकि आज जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हिंदुत्व बाहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए कहते हैं कि उन्हीं लोगों में से जो वेद को मानने वाला है और जो खुले विचारों का है, जो ये समझता है कि मुझे भी जीना है, दूसरे को भी जीने का अधिकार है, मैं भी अच्छे कर्म करूं, दूसरा भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो। वो ये भी मानता है कि मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का मुझे फल मिलेगा। मैं ये नहीं छोड़ सकता कि मैं हिंदुज़म को मानता हूं तो मैं कह दूं कि गंगा में स्नान करके आऊँगा तो साहब मेरे पाप कट जाएंगे। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मक्का मदीना में जा के मैं वहाँ माथा टेक दूंगा या चद्दर चढ़ा दूंगा तो मेरे पाप माफ़ हो जाएंगे। नहीं, कोई ये कहे कि मेरी चर्च बहुत ऊँची है, मैं वहाँ जा के जो है और वो जो पर्दाशा है वो लगा देंगे या कैंडल जला दूंगा तो मेरे पाप माफ़ हो जाएंगे। नहीं, आर्य समाज कहता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपने जो अच्छे किए हैं, जो बुरे किए हैं, उनका आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा।
ये एक वेद के अनुसार एक जीवन शैली जो है उसका नाम आर्य समाज है। और दूसरा जो बिल्कुल छोटे बच्चे कई बार समझाने के लिए कह देते हैं कि जो अमेरिका में रहता है वो अमेरिकन है, क्योंकि हम लोग आर्यवर्त में रहते हैं इसलिए हम लोग आर्य हैं। तो ये है सीधा सीधा को हिंदू का एक कोई अंग नहीं है, बल्कि एक व्यापक जीवन शैली, एक जो धारण करने योग्य है, धर्म का सही स्वरूप जो सिखाता है वही आर्य समाज है। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि इन दिनों देश के अंदर में हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी है। अभी हाल फिलहाल के अंदर में राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी खड़े होकर के ये कहा, तो जो बयान राहुल गांधी का आया, और हालांकि वो एक हो सकता है कि एक विशेष पार्टी के लिए हो, विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता या आरएसएस के लिए उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया हो कि हिंदू जो है वो मार काट कर रहे हैं, वो आतंक की तरफ बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो उससे गरमाई, और इस पे बहुत बड़े जो हिंदू धर्म के जो कह लीजिए पंडित हैं, जो हिंदू धर्म के जो वाहक हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स आए। उस बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने शिव का भी तस्वीर वहाँ पर दिखाई, गुरु नानक जी देव की भी तस्वीर वहाँ पर दिखलाई, तो कहाँ तक? सुरेश जी, मैं आपकी बातों से बात जोड़ते हुए कह रहा हूँ निश्चित तौर पे, और पहली बार शायद ये हुआ होगा कि संसद के अंदर कांग्रेस की तरफ से शिव को भी, गुरु नानक देव जी को भी, ईसा मसीह को भी, उनको सबको सामने रख कर के एक बात कही गई। अगर तो आप छोटा सा पार्ट देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, क्यों कहते हैं कि अधूरा सच जो है पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही सब कुछ चल रहा है। मैंने वो पूरा देखा, मैंने उनका भी देखा, माननीय मोदी जी का भी मैंने पूरा जो है लगभग 150 मिनट का वो लेक्चर जो है वो भी सुना है। वो जो कहना चाह रहे थे, अगर आप वक्ता के तात्पर्य को नहीं समझेंगे तो सारी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। निश्चित तौर पे उन्होंने जो बात कही, जब उन्होंने शिव को सामने रखा तो क्या बात वो कह रहे हैं, उन्होंने फिर आगे गुरु नानक देव जी को रखा तो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म जो है वो लड़ना नहीं सिखाता, धर्म तो जोड़ना सिखाता है। धर्म वही है जो आचरण का विषय है। महाभारत में भी जब भीष्म पितामह कहते हैं ना कि आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत, यदि आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो आपको दूसरे के लिए अच्छा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दूसरे के प्रति बुरा भाव रखें और वो आपके प्रति बुरा भाव ना रखे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप, धर्म तो वो है जो आपको कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, सामने वाले की सम्मान की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा, उन्होंने स्पेशल पर्टिकुलर नाम लेकर के कहा कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है। और निश्चित तौर पे आज एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कांग्रेस में भी है, जो समाजवादी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों में भी बहुत सी हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग तो पैदा तो उन्हीं घरों में हुए हैं। वैचारिक दृष्टि पे आप किस चीज़ को कितना महत्व देते हैं। मेरे लिए राम जो है वो सम्मान का शब्द है। किसी के लिए हो सकता है कि राम राजनीति का विषय हो, पर मेरे लिए सम्मान का विषय है, क्योंकि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो हमें मर्यादाओं में बंध करके उनके ऊपर चलना सिखाते हैं, वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। श्री कृष्ण मेरे लिए एक संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। श्री कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि किस प्रकार से धर्म की स्थापना के लिए हमें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। तो मेरे लिए वो प्रेरणा के विषय हो सकता है किसी के लिए ये राजनीतिक विषय हो, परंतु राहुल गांधी जी ने उस समय जो कहा, निश्चित तौर पे जिस तरह की आज जो बीजेपी जो काम कर रही है, कहीं आप पूरा हरियाणा घूमेंगे आपको पता चलेगा, पूरे हरियाणा को एक जाति विशेष के खिलाफ जाट नॉन जाट करके वो पूरा का पूरा चुनाव कैंपेन को चला रहे हैं। उससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के ऊपर लड़ते दिखाई देंगे। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो ऐसा ही कुछ न कुछ रस्साकसी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। यदि आप धर्म को सीढ़ियाँ बना रहे हैं सत्ता के लिए, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्य के लिए लड़िए। सत्ता के लिए लड़ोगे तो निश्चित तौर पे आप जो है ना साम दाम दंड भेद कुछ न कुछ अलग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई सत्य की है। और राहुल गांधी जी ने जो उस समय कहा, मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें सत्य थी, जो अलग अलग चित्र दिखा करके उन्होंने सबके सामने एक बात रखी। और ये पहली बार हुआ है कि लंबे चौड़े लगभग 75-76 साल के इतिहास में कि इस तरह के चित्र जो है संसद में ले जाए गए और उनको दिखा करके समझाने का प्रयास किया गया कि धर्म का असली स्वरूप इनसे समझने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग करके इस समाज को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सत्य और सत्ता के बीच की है। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो उनको सत्ता में रहते हुए सत्ता जाने का डर है, लेकिन हम बाहर खड़े होकर के भी सत्य के लिए लड़ रहे हैं।
हरियाणा में भी अभी चुनाव है 3 महीने बाद। आपने हरियाणा का जिक्र किया, आप हरियाणा से भी आ रहे हैं। अभी सांसदीय चुनाव खत्म हुए हाँ जी, हाँ जी। और उसमें उम्मीद थी कि आपको भी एक टिकट मिलेगी और आप भी संसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह मानते हैं? सुरेश जी, आपने एक बात कही कि लोकसभा के बारे में। मैं विधानसभा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। हालांकि पूरे लोकसभा क्षेत्र को हमारे सारे साथियों ने कवर भी किया। हमारी जो पार्टी हाईकमान ने जो ड्यूटी लगाई थी उसकी वजह से भी हम लोग पूरा वो कवर कर रहे थे, और वैसे भी हमारा वो कार्य क्षेत्र है तो हम लोग वहाँ लगे हुए थे। मैं कोई अडामेंट नहीं था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैं विधानसभा पे हमारा फोकस भी था और सारे साथी जो है उसी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब आपकी विधानसभा की तैयारी? हाँ, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं सारे साथी। पार्टी हाईकमान अवसर देगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी? मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो मानी जाती है उचाना विधानसभा, जहाँ से वर्तमान समय में जो डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला वो विधायक हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में, वे पीछे 10 साल बीजेपी में रहे, अभी वो वापस कांग्रेस में आए हैं, वो उनका भी कार्यक्षेत्र रहा है और मेरा जन्म भी उसी विधानसभा में हुआ है, उचाना विधानसभा में। हरियाणा में इस समय पर जो हम राजनीतिक जो समीकरण देख रहे हैं, वो राजनीतिक समीकरण में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो लोकसभा चुनाव अभी हुए हाँ जी, हाँ जी। उसमें हरियाणा से उम्मीद थी कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। जी जी। लेकिन किसान आंदोलन हो, जो महिला जो आपकी पहलवान। एथलीट्स पहलवान रही, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा के चुनावों में दिखाई दिया। बिल्कुल। और 5 सीटें लोकसभा के अंदर में उनके हाथ से खिसक गई। बिल्कुल। अब क्या लगता है, जो इस समय पर बागडोर बड़ोली जी के हाथ में गई और भारतीय जनता पार्टी का इस समय पर हरियाणा का वो नेतृत्व करने जा रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ेगा? और जो इस समय पर सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा जो इस समय पर हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, केवल और केवल एक ही मुद्दे के ऊपर पे हरियाणा के चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है जाट वर्सेस नॉन जाट। बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप किस परिपाटी पर देखते हैं? सुरेश जी, आपने एक बात कही कि माननीय बड़ोली जी को प्रधान बनाए, वो तो इंटरनल मामला है उनका, वो किन्हीं को भी बनाए, और निश्चित तौर पे वो किसी भी जाति का बनाते तो एक बात चलनी थी। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह की भाजपा पहले से एक नीतियाँ अपना करके जो काम कर रही है, और उसने बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के जो बड़े जाट चेहरे थे उन सबको कोने में लगाया है, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हों, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हों, चाहे उनके समकक्ष दूसरे हों, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी उन्होंने साइड लाइन करने का प्रयास किया, इसलिए वो वीरेंद्र सिंह जी भी वहाँ से दुखी होकर के छोड़ करके आ गए हैं, और अभी 1-2 लोग और गए हैं बीजेपी में, वो भी कुछ समय के बाद शायद इधर का ही वापस जो है मुख करेंगे। खैर, आप किरण चौधरी जी की बात कर रहे हैं? किरण चौधरी भी हैं, 1-2 और भी हैं, पर वो वहीं रहेंगे। यहाँ जो अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में मानते थे और वो खुल करके बोलते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, निश्चित तौर पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ आप मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, परंतु वहाँ जाकर के आपको अपनी टिकट के लाले पड़ जाएंगे कि आपको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने तो एक नारा दिया है, लोकसभा में हाफ थे और विधानसभा में साफ हैं। अच्छा। बीजेपी लोकसभा में हाफ थी, अब पूरी साफ है, और आप ये देखेंगे चेहरे बदलने से, मोहरे बदलने से अब कुछ नहीं होने वाला है। आप समझते हैं, आप तो एक पत्रकार हैं, एक नब्ज़ को जानते हैं आम लोगों की। कोई भी व्यक्ति चुनाव से 6 महीने पहले अपना जो है ना परसेप्शन सेट कर लेता है, उसको दिमाग सेट कर लेता है कि मुझे करना क्या है, और वो दिमाग लोगों ने बना करके रखा है। और थोड़ी सी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यदि हमारी गुड़गांव की सीट भी हम लोग और 15 दिन पहले डिक्लेयर कर देते, हमारी जो टिकटार्थी जो है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये भी जीतते। और अगर ये किरण जी जो है ये गड़बड़ नहीं करती तो हम लोग महेंद्रगढ़ भिवानी जो है वो सीट भी निश्चित तौर पे जीत के जाते। परंतु अब जो विधानसभा का जो चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव बीजेपी को, क्योंकि 10 साल वो सत्ता में रही है, उसको लड़ना चाहिए था विकास के नाम पर कि मैंने क्या किया। उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था 10 साल पहले भी दिया, 5 साल पहले भी दिया, उस मैनिफेस्टो पे वो कितना खरे उतरे हैं उसके ऊपर। परंतु ये लोग जाट नॉन जाट की, क्षेत्रवाद की, इस तरह की जो पॉलिसी लेकर के जो चल रहे हैं, ये समाज के लिए खतरा है। और निश्चित तौर पे चाहे किसान आंदोलन की बात हो, 700 से ज़्यादा किसान जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गए, और कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता जो है उफ तक नहीं करता है।
एक बात हो सकती है राजनीति में, आप किसी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु कोई व्यक्ति जब इस धरती से जाता है तो निर्मम से निर्मम व्यक्ति भी बोल उठता है कि भाई मेरी उसके प्रति संवेदनाएं हैं। मैं अपनी ओर से 2 शब्द श्रद्धांजलि के बोलता हूँ। पूरे चुनाव किसान आंदोलन के दौरान जो है किसी भी बीजेपी के बड़े नेता का एक शब्द आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर से आरोप लगे ये तो चाइनीज हैं, ये तो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। मैंने तो कहा अगर पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है, तो आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? आपके एजेंसीज को उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए ताकि ये ना हो। परंतु यहाँ किसान, उसके बाद पहलवान, जो बेटियाँ ओलंपिक से, कॉमनवेल्थ से मेडल लेकर के आई, और मुझे याद है वो फोटो सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने इसी बेटी के ऊपर, जिसको पुलिस वाले जिसकी गर्दन के ऊपर पाँव रखे हुए थे, सोशल मीडिया पे वो फोटो आप लोगों ने देखे, उस बेटी के सिर पे हाथ रख कर बोल रहे थे कि तू मेरे परिवार की सदस्य है। परिवार की बेटी के ऊपर जो है इस तरह की ज्यादती हो, और सुरेश जी आप ये समझते हैं कोई भी लड़की जो है गली में सड़क पे आकर के कोई बोलती कि मेरे सम्मान को तार तार किया है, तो वो बहुत हिम्मत के बाद कोई लड़की ये बात बोल सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो लड़कियां यहाँ बेटियां यहाँ बोली। उसके बाद जो छोटी सरकार बोलते हैं, हरियाणा में सरपंच बोलते हैं, जब सरपंच जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पंचकुला चंडीगढ़ गए तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। आशा वर्कर गई तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। गेस्ट टीचर गए तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। कोई और ये व्यापारी गए, छोटे व्यापारी जब गए उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई। समाज में आज कोई भी तबका जो है ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, और उसी का परिणाम है कि पूरे देश में वोट परसेंटेज के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। और जो दुष्यंत चौटाला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा पिछली बार और लगभग 49,500 वोटों से जो है दुष्यंत चौटाला जीते थे। थोड़ा मार्जिन नहीं होता, 50 लगभग 50,000 के आसपास वोटों से वो जीते हैं। लेकिन अब की बार जो लोकसभा में थे तो वो खुद नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी माताजी को लड़ाया, और उनकी माताजी को लगभग 4,000 वोट, ओवरऑल 4,000 वोट मिले पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों में कितनी नाराज़गी है। लोगों ने उस चीज़ को देख लिया कि ये लोग झूठ बोल करके एक बार जो है बहला करके फुसला करके वोट लेकर के चले गए, लेकिन जिनके खिलाफ इन्होंने वोट मांगे थे उन्हीं की गोद में जा कर के ये लोग बैठ गए। तो लोगों ने उसका परिणाम उनको दिखाने का प्रयास किया कि आप इस पोजीशन पर आज खड़े हैं। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर परमात्मा ने मेरे को मौका दिया और मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ाया, उधर से दुष्यंत चौटाला तो 1100 से ज़्यादा वोट नहीं आने देंगे हम कॉन्स्टिट्यूंसी में। इतना उनका विरोध है और लोगों का हमारे प्रति प्यार है। लोकसभा के अंदर एंटी इनकम्पेंसी बिल्कुल जेजेपी के अगेंस्ट पे हमने देखी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 4.5 साल सत्ता का सुख भोगा और अभी वो बीजेपी को तरह तरह की बातें भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। और हुड्डा साहब के लिए भी अभी अजय सिंह चौटाला जी ने एक सभा के अंदर में ये कहा था कि हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस की 60 सीटें इस बार आएंगी, हरियाणा क्या उनके बाप का है? नहीं, निश्चित तौर पे हरियाणा किसी के बाप का नहीं है। अजय चौटाला जी का भी, उनके लिए भी यही बात कोई ना कोई कह सकता है। मैं सन्यासी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हरियाणा के लोगों का है। और उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में ये साबित करके दिखा दिया कि पूरे देश में, जैसा मैंने पहले कहा, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हरियाणा ने जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया है। और इसमें कुछ न कुछ और कारण रहे, पर अब जो है विधानसभा जो चुनाव है इससे ज़्यादा वोट परसेंटेज भी आएगा। और मैं 60 प्लस की बात कर रहा हूँ आपके सामने, 60 से भी ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस लेकर के आ रही है। और दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी, अजय सिंह चौटाला, जिसने किसान आंदोलन को बीमारी बताया था, और वो शब्द जो है आज तक उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं दुष्यंत चौटाला और उसका पूरा परिवार। अजय चौटाला ने जो कही थी, पूरा का पूरा जो चुनाव कैंपेन रहा उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं रहा जहां पर उनका विरोध ना हुआ। और ये तो एक, वो कहते हैं ना कि फिर से डबल राजनीति की है दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने खुद चुनाव ना लड़ करके वहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को खड़ा कर दिया, क्योंकि महिला थी, लोग विरोध कम करेंगे और लोगों में जो है ना कुछ सांत्वना मिल जाएगी, इस वजह से उन्होंने खड़ा किया। लेकिन वो वोट आए उनके 4,000, और मैं कह रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे तो 1100 वोट के ऊपर, 1100 के ऊपर सिमटेंगे। अजय सिंह चौटाला जो आज बोल रहे हैं, आज उनके पास माँ और बेटे को छोड़ करके पार्टी में है कौन? दुष्यंत चौटाला और उनकी माँ, 2 ही तो विधायक हैं, और तीसरा तो विधायक उनके पास देखने को नहीं मिलता, जो उनकी पार्टी से बाई चांस जो है वो, जो जिनको टिकट नहीं मिली कांग्रेस में, इधर उधर वो उनकी पार्टी में चले गए, वो जीत करके अपने बलबूते पर जीत करके आए। बबली जो है उसने कहा कि मैं अपने बलबूते पर जीत करके आया हूँ। देवेंद्र बबली ने तो अभी कुमारी शैलजा को, हाँ बिल्कुल, इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो घुटन में थे और उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला सिर्फ और सिर्फ करप्शन के दम पर पैसा इकट्ठा करने के लिए वो उन सब साथियों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो अंदर से घुटन में थे। रामकुमार गौतम ने तो बहुत बार कहा कि एकला ही जीम गया खोपर, ये तो प्रसिद्ध वाक्य है हरियाणा में।
तो उनकी राजनीति आज रसातल पर। मैं कहना चाहता हूँ हम तो नए नए आए राजनीति में, ये हमारी राजनीति की शुरुआत है और दुष्यंत चौटाला की राजनीति का ये अंत दिख रहा है। अब क्या आपको लगता है लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के समीकरण बदलेंगे? क्योंकि लोकसभा के अंदर में चाहे वो हुड्डा गुट हो, चाहे रणदीप सिंह का गुट हो, चाहे शैलजा का गुट हो, ये एक होकर के लड़े थे और इनके अंदर में विरोध नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उसके बाद एक बार फिर से विरोध की जो चिंगारी है वो दिखाई देने लगी है। शैलजा कुमारी कुछ कह रही हैं, हुड्डा जी की जुबान कुछ कह रही है। अब इसको किस परिप्रेक्ष्य के अंदर देखा जाए? क्या ये वापस से एक बार नुकसान का घर नहीं होगा? सुरेश जी, आपने जो बात कही है मैं उसको और ज़्यादा पुख्ता कर रहा हूँ। अभी लगभग 15 दिन पहले पार्टी हाईकमान की बैठक हुई है जिसमें हरियाणा के सभी बड़े नेताओं को की उपस्थिति में वो बैठक थी। माननीय राहुल गांधी जी भी थे और आदरणीय खड़गे साहब भी उस मीटिंग में थे। हमारे प्रभारी जी दीपक बावरिया जी वो भी उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग के बाद आपको किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बड़े नेता की कोई अपोजिट स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। सबने कहा कि मिल के लड़े थे, मिल के लड़ेंगे। और जो आगे की जो टिकटों की जो बात है वो तो पार्टी हाईकमान का स्पष्ट आदेश है कि जीतने वाले कैंडिडेट और जो सर्वे में जिनको बहुमत हासिल है या सर्वे में जिनको जिताऊ कैंडिडेट दिखाया गया है उनको जो है सीटें देंगे, टिकटें देंगे और वही जीत करके आएंगे। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, भले ही कांग्रेस ने बहुत बाद में जो है अपनी सीटें डिक्लेयर की, लेकिन जिस दिन टिकट डिक्लेयर की रात को 11 बजे वो सारी की सारी लिस्ट जारी हुई, उसी दिन से हमारा चुनाव 50% हम लोग जीत चुके थे। उसके बाद बाकी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। अब की बार भी बिल्कुल सारे साथी मिल करके लड़ेंगे। शैलजा जी या भूपेंद्र हुड्डा जी वो सब मिल करके अपने अपने क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा पीछे, वो एक रोल मॉडल के रूप में लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। और उसी विश्वास के ऊपर मुझे लगता है कि लोग अपना विश्वास जता करके कांग्रेस को अपना समर्थन भी देंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। किरण चौधरी के जाने का कितना नुकसान आप समझते हैं? मुझे लगता है कि देखो, कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें आते भी रहते हैं लोग, जाते भी रहते हैं। निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के जाता है उसका नुकसान तो होता ही है। उनको नहीं जाना चाहिए था मुझे लगता, परंतु उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो है वो उनको वहाँ लेकर के गई हैं। पार्टी में जो सम्मान कांग्रेस में उनको था, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में उनको मिलेगा। जब माननीय राहुल गांधी जी भिवानी महेंद्रगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान गए तो वो राहुल गांधी जी के बाएं साइड में बैठे हुए थे। परंतु जैसे ही किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गई, मैंने उनकी हरियाणा की एक मीटिंग देखी, वो सबसे लास्ट के कोने में उनको बैठा रखा था। तो एक नमूना तो देखने को मिल गया। हो सकता है वो 6 महीने के बाद वो जो मुख्यमंत्री बनने के सपने थे और वो लगेगा कि मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, यहाँ की टिकट की भी जो है उनके लिए एश्योरेंस, निश्चित अंदर जो महत्वाकांक्षाएं थी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो है वो उनको वहाँ उठा करके लेकर गई हैं। अन्यथा उनके मान सम्मान में कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी। उनको ये लगता है कि भाई मेरी टिकट काट दी, कि टिकट तो किसी एक ही साथी को मिलनी थी, उनको मिले, रावदान सिंह जी को मिले, एक ही बात थी। परंतु अभी विधानसभा चुनाव आ रहे थे, उनके पास वहाँ अवसर था। वो तो पहले भी मंत्री रही हैं जब कांग्रेस की सरकार रही थी, किरण जी तो मिनिस्टर रहे हैं, तो आगे भी उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। पर बीजेपी क्योंकि ना सरकार आ रही है और सरकार नहीं आ रही है, तो उनके लिए वो जो सपन हैं उनके, वो कितने कारगर होंगे तो भविष्य के गर्भ में है। मेन मुख्य मुद्दे आप क्या मानते हैं इस बार कांग्रेस हरियाणा के अंदर मुद्दे क्या लेकर के जाएगी? मुद्दे सबसे पहले तो शिक्षा का जो है स्तर है। आप आश्चर्य करेंगे, 1300 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज करने की बात चल रही है। आज जो है पूरे हरियाणा में यदि आप सर्वे करके देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं, लड़कियों के स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, कर्मचारी नहीं मिलते हैं। ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं खास करके लोगों की, उसके ऊपर लड़ेंगे। दूसरा, जो 10 साल में इनकी जो कारगुजारियाँ रही हैं, डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो लोगों के साथ धोखा किया। जिस व्यक्ति को मोबाइल चलाना नहीं आता है, आप उसको ये कह दो कि जी नहीं, आपको ऑनलाइन फार्म भरना है, ऑनलाइन जो है आपको बिक्री करनी है अपनी अनाज की। आप तो खैर वो एपिसोड भी करते हैं, वो लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। कितने आप हज़ारों की संख्या में लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं कि आपके घर पे तो टीवी है, इसलिए उसका राशन कार्ड जो है वो गुलाबी से हटा करके नॉर्मल में कर दिया गया। बहुत सी समस्याएं हैं। 10 साल का इनका फेलियर है। किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, पहलवान बेटियों के ऊपर, अग्निवीर की जो योजना है, नौजवान जो है उसने नौजवान को जो बर्बाद किया, उसके भविष्य को ख़त्म किया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस जो है लोगों के सामने रखेगी और बीजेपी को बेनकाब करने का काम करेगी और लोग जो है
बीजेपी को बेनकाब करके उनको सत्ता से हटा करके कांग्रेस को सिंहासन सौंपेंगे। स्वामी आदित्य वैश को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस से, जी। चुनाव लड़ते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद ही नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि जीत करके भी आएंगे, और जीत करके भी आते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? सुरेश जी, दो बात हैं। परमात्मा करे जो आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैंने वैसे भी, हम लोग तो एक सिपाही के रूप में काम करते हैं, चाहे यहाँ करें चाहे पॉलिटिकल पार्टी में। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट भी पूरे लगा रहे हैं कि पार्टी हमें जो है वो टिकट भी दे और चुनाव भी लड़वाए। नहीं तो हमारा ये भी संकल्प है कि जिसके कंधे के ऊपर माननीय उदयभान जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपक बावरे जी, जिसके कंधे पे हाथ रखेंगे उसको जिता करके लेकर के आएंगे। और जिस दिन से मैं बनूं ना बनूं, मैं लड़ूं ना लड़ूं, उसके बावजूद भी जिस दिन कांग्रेस पार्टी जो है चंडीगढ़ में जा कर के शपथ लेगी और उस दिन पार्टी का जो है सारा का सारा एक सिस्टम सेटअप तैयार हो जाएगा, उसी दिन से सबसे पहले जो कौशल रोजगार निगम के नाम पर धोखा किया जा रहा है, नौजवानों को जो है एक तरह से ठेका प्रथा जो है उन्होंने शुरू की रखी है, उस ठेका प्रथा को ख़त्म करके रेगुलर जो है उनकी भर्ती की जाएगी, और जो पहले इसके तहत लगे हुए हैं उनको भी रेगुलर किया जाएगा। दूसरा, जो अग्निवीर के नाम पे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके भी कागज़ पाड़ करके फेंक दिए जाएंगे, और जो नौजवान अब लगे हुए हैं उनको जो मूल रूप से आर्मी में जो साथी जाते हैं, फौज में जो जाते हैं, उसके तहत उनको पक्का करके आगे की जो भर्ती है वो भी पहले की तरह से रेगुलराइज करी जाएगी। इसके अलावा मैनिफेस्टो अभी तैयार भी हो रहा है, उस मैनिफेस्टो में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि एमएसपी की जो है कानून गारंटी मिलेगी, सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में मिलेगा, बुज़ुर्गों की जो पेंशन है वो 6-6 हज़ार रुपये जो है वो होगी। ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति का जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो उनका प्रयास किया जाएगा कि वो सारी चीज़ें लागू की जाएं। ये सारी बातें जो है वैसे तो देखिए चुनावी होती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो यही सारी बातें उन्होंने भी की थी, अब आप लोग भी यही सारी बातें कर रहे हैं। धरातल के ऊपर पे क्या लगता है, इसको कब तक अमली जामा पहना दिया जाएगा? सूरज जी, देखो, एक बात होती है कि हमें एक चीज़ तो नए सिरे से करनी है, एक आपने पहले करके दिखाई है। यही हरियाणा स्टेट था जिसको एजुकेशन हब माना जाने लगा था, इसी सोनीपत में, बिल्कुल दिल्ली से लगता हुआ एरिया है। आज उस सोनीपत में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो डिफाल्टरों की सूची में आ जाती है। तो इसका कहीं प्रशासन की या सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया है, हमने उसको डेवलप किया था। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो वो एक बात कहते थे कि पदक लेके आओ और पद पाओ। आपने ओलंपिक से जो है पदक लेकर के आए तो यहाँ आते ही आपको डीएसपी लगा दिया गया। और उसके बाद जो है बच्चों का एक रुझान बनता था स्पोर्ट्स की तरफ कि मैं खेल में जाऊंगा तो मुझे नौकरी भी मिलेगी, मुझे पैसा भी मिलेगा, मेरे परिवार का जो है भरण पोषण भी उसके हाथ बिहाफ पे हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप आज इन्होंने बंद कर दी गई। मैं जानता हूँ कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे पहलवान हैं जो इंटरनेशनली खेल करके आए हैं, जिनके जो पैसे बनते हैं आज तक वो पैसे नहीं आए मेडलों के। जो कोई गोल्ड मेडल लेकर के आया है, कोई सिल्वर लेकर के आया, कोई ब्रॉन्ज लेकर के आया, उनके पैसे जो बनते हैं वो पैसे ही आज तक जो है हरियाणा सरकार ने नहीं दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने पहले करके दिखाई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोहतक जो पीजीआई है, वो आप अगर भारत की बात करेंगे तो सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में उसकी गिनती आती है। इसकी नींव में जो काम करने का था वो कांग्रेस पार्टी का था। शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा आया था ना, जो लोग ये मानने लगे थे कि बेटियां देखो इतने बड़े बड़े जो है ऊंचे उस पर जा रही, तो ये हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो करके दिखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने चीज़ें की हैं, एमएसपी की कानून गारंटी और कौशल रोजगार निगम को भंग करना और अग्निवीर योजना को ख़त्म करना, ये तो मुश्किल से 2 महीने का टाइम नहीं लगेगा आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर के, और नई चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी जिसकी मांग आज पूरा हरियाणा कर रहा है, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हरियाणा जो है वोट भी कर रहा है। हरियाणा में ये माना जाता है कि कांग्रेस मतलब हुड्डा जी और हुड्डा जी मतलब कांग्रेस, यहीं तक क्या कांग्रेस सीमित हो गई? नहीं, कांग्रेस एक विचार का नाम है, पर क्योंकि हुड्डा जी का नाम इसलिए आता है, हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम करके दिखाए हैं। एक होता है नेता, एक होता है जन नेता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जन नेता हैं, वो लोगों के बीच में रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि पहला ऐसा व्यक्ति है पूरी राजनीतिक हिस्ट्री के अंदर, आप देखेंगे 10 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन विपक्ष आपके समक्ष लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनने का काम करते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े राजनीतिक फैसले करने, परंतु आम व्यक्ति के दुख दर्द में आज भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा जी का मतलब कांग्रेस, क्योंकि वो हर व्यक्ति के, एक एक कार्यकर्ता के सुख दुख में वो साथ होना जानते हैं। और आज जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां आप देख रहे हैं
उनकी किसी साधारण कार्यक्रम में भी, मैं तो एक कार्यक्रम में कैथल में किसी कार्यक्रम में चला गया और वहाँ दीपेंद्र जी का कार्यक्रम था, मैं दीपेंद्र जी से बात करनी थी तो मैं भी चला गया। सामने वाले परेशान हो रहे थे जिनके यहाँ कार्यक्रम था, उन्होंने कहा स्वामी जी हम लोगों ने 1000 कुर्सियाँ लगा रखी थी कि भाई दीपेंद्र जी आएंगे, वहाँ 4000 लोग चले गए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहाँ जाते हैं सामने वाला 2000 की व्यवस्था करता है, 2000 लोग तो उनका नाम सुन के वैसे आ जाते हैं। ये एक जन नेता की जो है एक निशानी होती है और वो जन नेता है निश्चित तौर पे। और मैं तो उनसे इसलिए भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि उनकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो है वो आर्य समाज की है। उनके दादाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनेऊ लिया और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। लोगों ने उनको कहा कि जनेऊ उतारना पड़ेगा तो उन्होंने कहा मेरी गर्दन कट सकती है पर जनेऊ नहीं उतरेगा। उनकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड आर्य समाज की है और वो व्यक्ति जुबान का पक्का है। अपने किसी साथी को या किसी भी व्यक्ति से कमिटमेंट जो कर लेते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उसको पूरा जरूर करते हैं, चाहे वो खुद के खिलाफ जाती हो, चाहे खुद के पक्ष में जाती हो, पार्टी के पक्ष में जाती हो, फिर वो फैसला लेने से चूकते नहीं। इसलिए आज लगता है क्योंकि वो जन जन की आवाज़ है, इसलिए लगता है कि कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। लेकिन एक जो चैलेंज सामने दिखता है वो अभी भी ये दिखता है कि नॉन जाट को कांग्रेस कैसे साधने में कामयाब होगी। निश्चित तौर पे बीजेपी आज जो है वो नॉन जाट की पॉलिटिक्स कर रही है, पर्टिकुलर बैकवर्ड को और जो है दलित को, उनको अब तोड़ करके इधर लेकर के आने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे हम लोग तो उनको एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं हरियाणा में, और सभी जात बिरादरी के लोग उनका सम्मान करते हैं। परंतु कई बार जो है बड़े बड़े छलावों में लोग आ भी जाते हैं। बीजेपी ने अभी क्या किया, कुछ दिन पहले जो है जो ग्रुप सी की जो भर्तियाँ थी, ठीक है, उन भर्तियों में 5 नंबर एक्स्ट्रा दे करके, ठीक है ना, वो और उनको भर्ती कर दिया। जबकि आर्टिकल 14 कहता है कि आप किसी को 5 नंबर इस तरह के आप एक्स्ट्रा दे ही नहीं सकते, ये तो वायलेशन है सीधा सीधा, ठीक है ना। सोशो इकोनॉमिक जो उसके बोल करके के 5-5 नंबर जोड़ दिए। वो बात उनको खुद को भी पता था बीजेपी को कि तुम लोग गलत कर रहे हो, परंतु क्योंकि उनको बैकवर्ड का और गरीब का वोट चाहिए था, इसलिए उनके साथ धोखा किया। उनके बच्चे जब तैयारी करके गए, कोई भी एक लड़का जो भर्ती होने के लिए जाता है वो 5 साल तैयारी करता है, उसके साथ छलावा हुआ, 5 पॉइंट जोड़ करके उनको भर्ती पर रख दिया। ये गेम खेलना चाह रहे थे कि यदि कोर्ट ने कह दिया कि इनको हटाओ तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा देंगे। जी कांग्रेस ने जो है ये कर दिया और उनको पता यह था कि ये होना है, मंजूर होना नहीं है। जानबूझ करके बीजेपी लूप होल छोड़ती है। आप आश्चर्य करेंगे, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ 4-5 दिन के बाद हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये गलत हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि ये रिजल्ट चुनाव लोकसभा चुनाव से 5 दिन पहले आ जाता तो ये 5 जो सीटें आई हैं बीजेपी की, ये 5 भी नहीं आनी थी। अब लोगों का जो है, लोगों के सामने एक साफ सा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और जो पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल गलत किया गया है, इसको जो है पूरा का पूरा एक बार दोबारा से मूल्यांकन होना चाहिए। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, वो कुछ समय से नौकरी भी कर रहे हैं, उनके साथ कितनी बड़ी ये गलत बात की है बीजेपी ने। तो ये सारी बातें एक आँख खोलने वाली हैं। और जो बैकवर्ड है खास करके, वो अब बीजेपी से छिटक रहा है। 2 काम किए हैं अभी बीजेपी ने, एक मोहरा बदला है नायब सिंह सैनी जिनको खट्टर जी की जगह लेकर के आए हैं, दूसरे मोहनलाल बड़ोली जी को लेकर के आए हैं। तो ये इसके पीछे जो लोगों की, जो आम लोगों की जो भावनाएं है ना, वो सब समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हार का ठिकरा इन दोनों के सिर पे फोड़ना है। ओबीसी तो इसलिए नाराज है कि भाई सैनी साहब के सिर के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। गलतियां तो की खट्टर जी ने, किसान आंदोलन में लाठियां मरवाई खट्टर जी ने, बेटियों के ऊपर लाठियां चलवाई खट्टर जी ने, आशा वर्कर के ऊपर लाठियां चलवाई खट्टर जी ने, और भुगतेंगे अब सैनी साहब, नायब सैनी जी। और ऐसा ही मोहनलाल बड़ोली जी के साथ भी होगा कि भाई इनकी तो कोई गलती थी नहीं, ये तो चुनाव लड़ा, हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। क्योंकि अब ये सामने दिख रहा है, क्योंकि हार है सामने। एक बच्चा गांव का ये कह रहा है कि जी अब की बार बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो वो किसके सिर पे ठिकरा फोड़ना था? इनके सिर पे ठिकरा फोड़ना था। तो ये ब्राह्मण भी आराम से समझ चुका है कि ये बीजेपी तो हमारे साथ एक अलग तरह की राजनीति कर रही है, इसलिए ब्राह्मण वहाँ से खिसक रहा है। और ओबीसी की एक घटना मैंने ये बताई है। दूसरा जो है बलि का बकरा जो है वो नायब सैनी जी को बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें समझते हैं और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो भी रहा है। आपने इस चुनाव में भी देखा होगा, बहुत सा शिफ्ट भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें लोगों के बीच में जाएंगी, सारी की सारी, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो आदेश आ रहा है, ये जब लोगों के बीच में जाएगा और उनको ये एहसास होगा कि बीजेपी तुम्हारे साथ छलावा कर रही है, बैकवर्ड का सिर्फ वोट लेने के लिए कर रही है और लूप होल छोड़ रही है जानबूझ करके, ताकि वो बैकवर्ड परेशान रहे, तो निश्चित तौर पे ये परिदृश्य बदलेगा। और आने वाले समय में अक्टूबर के बाद दोबारा हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे जिसमें सरकार हरियाणा में कांग्रेस की उससे बनेगी। पहले भी करेंगे जब आपको नहीं, बिल्कुल टिकट मिलेगी। चलो ठीक है, परमात्मा करे ऐसा हो। बिल्कुल जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक सवाल और है इसमें, लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में समर्थन था,
क्या विधानसभा चुनावों के अंदर में ऐसी कोई आपको आवश्यकता महसूस नहीं होती कि आम आदमी पार्टी का अगर समर्थन मिलता है हरियाणा के अंदर में और उसके साथ में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये जीत और आसान हो जाएगी? मुझे लगता है कि अगर पर्टिकुलर हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। वहाँ कांग्रेस ने काम भी किया है, पहले सरकार भी रही है, पर क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का वातावरण था और क्योंकि हमें गठबंधन का जो धर्म था उसका निर्वहन करना था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक सीट मांगी और कांग्रेस ने उसको दे भी दिया। ये तो फैसला वैसे हाईकमान को करना है कि आगे गठबंधन होगा कि नहीं होगा, परंतु कांग्रेस अपने आप में भी सक्षम है चुनाव लड़ने में। उसके पास बहुत मजबूत साथी कार्यकर्ता आज भी हैं और 90 के 90 हलकों में जो है कांग्रेस बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि अपने दम पर भी हम लोग सक्षम है सरकार बनाने में। बाकी जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी उसके अनुसार सारे साथी उसमें काम करेंगे। हवा है या कॉन्फिडेंस माने इसको कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, ये हवा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है? ये वास्तविकता है। लोग आज दुखी हैं और दुखी व्यक्ति जो है अंतिम समय में अच्छा फैसला करता है, फिर वो अंदर आंख बंद करके बैठ करता है कि ईश्वर मुझे क्या करना है, और ऐसे समय में ईश्वरी प्रेरणा करता है कि अब इनसे छुटकारा मिलना है। हर वर्ग दुखी है, छोटा कर्मचारी दुखी, छोटा दुकानदार दुखी जो है, नौजवान दुखी, पहलवान दुखी, किसान दुखी, कोई वर्ग सुखी तो दिखाई नहीं देता ना। आज हर व्यक्ति, अब आप, मैं फिर वो लंबा हो जाएगा वैसे नहीं करता। बीजेपी की जब सरकार आई तब 40-42 रुपये किलो जो है दालें होती थी, आज दाल कहाँ जा रही है? सरसों का तेल जो है उस समय कितने रुपए किलो होता था, आज कितने रुपए किलो रहा है? गरीब आदमी को, मजदूर को जो है उसकी 2 टाइम की रोटी जो है खाना मुश्किल हो रखी है। और बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है, 19 से 38% तक जो है वो बढ़ गई है। अभी इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार बनते थे। इन्होंने तो रोजगार दिए नहीं, खत्म किए हैं। आरबीआई का डाटा आया कि रोजगार बढ़े? नहीं, बिल्कुल भी। इनके अपने आंकड़े हैं, इनकी वेबसाइट आप उठा करके देखेंगे, लगभग 28 से 30 लाख पद ओवरऑल पूरे देश की दृष्टि से, और 2.5 से 3 लाख पद आज हरियाणा में खाली पड़े हैं, जिनके ऊपर नौजवानों को रखने की आवश्यकता है। ये तो वो हैं जो सरकारी पद हैं, जो पहले से थे, वहाँ कोई रिटायरमेंट होकर चले गए, कुछ होकर चले गए, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वही नहीं भर रहे हैं। कोई मुख्य भर्ती आज तक 5 साल, पिछले 10 साल में जो है कांग्रेस ने, बीजेपी ने हरियाणा में करके नहीं दिखाई। कांग्रेस की सरकार में जो भर्तियाँ हुई थी उसके बाद का मेन स्ट्रीम भर्तियाँ तो हुई नहीं। ये मतलब हरियाणा रोजगार कौशल निगम के नाम पे या ग्रुप डी के नाम पर आप लगा दो। मुझे आश्चर्य होता है, एक लड़का MBA किया हुआ है, एक लड़का PhD किया हुआ है और उसको लगा रखा है बेलदार, उसको लगा रखा है जमादार। जो लड़का MBA किया हुआ है, जिस लड़के ने PhD कर ली, डॉक्टरेट कर ली, जिसको प्रोफेसर बनना था, उस लड़के को आपने रजवाए पे खड़ा कर दिया कि पानी देखेगा कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर मजबूरी उसकी ये है क्योंकि घर चलाना है, रोजगार भी चाहिए उसको, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे ग्रुप डी में मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इसमें आप सेलेक्ट कर लो। और उसमें ये भी है, जब तक आप इसमें रहोगे या अग्निवीर में चले जाओगे, 4 साल छोड़ के नहीं आ सकते, दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। अग्निवीर में एक और समस्या है कि भाई आप शादी से पहले, 18 में तो वैसे शादी नहीं होती, दिक्कत की बात है। 18 में वो भर्ती हो गया है और यहाँ शादी की उम्र 21 साल कर दी है, दारू पीने की भी 21 साल कर दी है, ठीक है ना, कि शादी करवाओ, दारू पियो, 20 साल में रिटायर होकर के वापस आ जाओ, शादी कोई वैसे ही ना करेगा, ठीक है ना। इतनी समस्याएं आज नौजवान के सामने हैं और बीजेपी ने जो करी हैं उसका दुष्परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे लोग सतर्क, सावधान हैं और अब सत्ता जो है, परिवर्तन की जो लहर है वो चल रही है। लोग खुद दिल से चाह रहे हैं कि अब बदलना चाहिए। ये कोई मैं हवा की बात नहीं कर रहा, और कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास की बात है। हर रोज, जैसा मैंने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता पिछले 10 साल से लोगों के बीच में है और उसका ही आत्मविश्वास आज बोल रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बड़ा समय दिया और बड़ी अच्छी एक ये डिबेट हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आपका भी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हम आपके साथ आपके उचाना विधानसभा में चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि परमात्मा करे ऐसा अवसर आए और फिर आपका स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आपका स्वागत। बहुत बहुत नमस्ते। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। द पॉइंट ऑफ व्यू में पॉडकास्ट की चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है।